मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर उसे एक ड्रम में बंद किया और फिर अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हिमाचल के शिमला, मनाली और कसोल में हनीमून मनाने निकल पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि मुस्कान की शादी भी लव मैरिज ही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? क्या ये इंटीमेसी की भूख थी, या फिर पैसों का लालच, या पुराने प्यार का दोबारा लौट आना? कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं तो कुछ कहते हैं कि मुस्कान साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। असलियत कुछ और थी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, साल 2016 में। तब मुस्कान की उम्र करीब 18 से 19 साल थी और सौरभ 20 से 21 साल का था। दोनों की पहली मुलाकात मुस्कान की नानी के घर पर होती है, जहां उसका आना जाना काफी ज्यादा था। यहीं से धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन उस वक्त सौरभ की इनकम ज्यादा नहीं थी और मुस्कान की जिंदगी भी स्टेबल नहीं थी। इसके बावजूद दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और शादी करने का फैसला कर लेते हैं। मुस्कान की फैमिली तो इस शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे। वो किसी भी हालत में इस शादी को मंजूर नहीं करना चाहते थे। 2016 के आखिर तक मुस्कान और सौरभ ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बना लिया और फिर दोनों अपने अपने घर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सके। 10 दिन बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। फैमिली ने इनके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके चलते पुलिस उन्हें पकड़कर वापस घर ले आई। हालांकि काफी सोच विचार के बाद फैमिली ने यह फैसला किया कि इनकी शादी करवा ही दी जाए। सौरभ के लिए किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसे मर्चेंट नेवी में जॉब मिल गई। इस जॉब के बाद वो लंदन चला गया। इस दौरान मुस्कान सौरभ के घर पर ही रह रही थी, लेकिन करीब 1 साल में ही उसके और सौरभ की फैमिली के बीच रिश्ता खराब होने लगा। मुस्कान ना तो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी और ना ही सौरभ के पेरेंट्स के साथ। शादी के 1 साल बाद 2017 में उसने खुद के लिए एक अपार्टमेंट ले लिया और वहां शिफ्ट हो गई। समय बीतता रहा और 2019 के करीब मुस्कान और सौरभ के घर एक बेटी का जन्म हुआ। सौरभ बहुत खुश था, लेकिन उसी साल मुस्कान के स्कूल के बैचमेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। ये ग्रुप एक फ्रेंड की शादी के चलते बनाया गया था, जिसमें स्कूल के पुराने दोस्त फिर से कनेक्ट हो गए। इसी ग्रुप में साहिल शुक्ला भी था। मुस्कान और साहिल 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे और उस वक्त एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन स्कूल बदलने के बाद दोनों अलग हो गए और सब भुला दिया। लेकिन 2019 में बने इस ग्रुप के जरिए उनकी बात फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे साहिल और मुस्कान की बातचीत ज्यादा होने लगी। शुरुआत में साहिल सिर्फ दोस्ती के नजरिए से बात कर रहा था, लेकिन मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसी बीच साहिल की मां का इंतकाल हो गया। साहिल अपनी मां से बहुत अटैच था और इस सदमे के बाद वो तंत्र मंत्र और जादू टोने में उलझने लगा। साथ ही वो नशे की लत में भी डूब चुका था। साहिल को ऐसा लगने लगा कि स्नैपचैट पर एक अकाउंट से उसकी मां से उसकी बातें हो रही हैं। इस दौर में उसकी मुस्कान से बातचीत भी काफी ज्यादा होती थी। मुस्कान को अच्छे से पता चल गया था कि साहिल अपनी मां को बहुत ज्यादा मिस करता है। साहिल खुद बताता था कि उसे अपनी मां दिखती है और वो उससे बात भी करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन था। इस मौके का फायदा उठाया खुद मुस्कान ने। उसने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया और खुद को साहिल की मां बनाकर उससे बात करने लगी। उस अकाउंट से मुस्कान खुद की तारीफें करवाने लगी। वो साहिल को यही कहती कि मुस्कान ही तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों शादी कर लो, इससे मुझे सुकून मिलेगा। धीरे धीरे साहिल इस सब पर यकीन करने लगा। वो मुस्कान की ओर करीब आ गया, क्योंकि वो अपनी मां से जुड़ा रहना चाहता था। साहिल अपनी नानी के साथ रहता था, लेकिन अब उसकी और मुस्कान की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। 2022 के मिड में मुस्कान ने अपना अपार्टमेंट बदल लिया और उसका नया अपार्टमेंट साहिल के अपार्टमेंट के बहुत करीब था। अब इन दोनों का मिलना जुलना और भी ज्यादा हो गया। कई बार मुस्कान अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज देती थी। वीकेंड्स पर या छुट्टियों में उसकी बेटी उसके पास नहीं होती थी। इस दौरान मुस्कान और साहिल के रिश्ते और गहरे हो चुके थे। मुस्कान के पड़ोसियों और अपार्टमेंट ओनर का कहना था कि साहिल अक्सर उसके घर आता था। दोनों साथ में खाना खाते थे, रातें बिताते थे और इंटीमेट भी होते थे। इसके अलावा अब मुस्कान भी नशे की लत में फंस चुकी थी। पहले सिर्फ साहिल ड्रग्स का आदी था,
लेकिन अब मुस्कान भी उसके साथ पूरी तरह से डूब चुकी थी। जब सौरव इंडिया लौटा तो उसने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी और अपनी पत्नी को एक अलग अपार्टमेंट दिलाया। इस फैसले की वजह से सौरव को उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया। फिर भी वो कभी कभी अपने घर जाता था, अपने पेरेंट्स से मिलने या अपनी बेटी को उनसे मिलाने के लिए। लेकिन उसकी फैमिली को ज्यादा कुछ नहीं पता था कि सौरव अब कहाँ रह रहा है। गरीबी और मुश्किल हालात में उसने जैसे तैसे वक्त गुजारा और फिर साहिल एक बार फिर लंदन चला गया। लेकिन इस बार मर्चेंट नेवी में नहीं, बल्कि मुस्कान के मुताबिक साहिल उस वक्त लंदन की ही एक बेकरी में जॉब कर रहा था। खैर, मुस्कान ने इस मोड़ पर सौरव को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था कि वो अपनी फैमिली से कटा हुआ था और दूसरी तरफ मुस्कान भी उसकी पीठ पीछे धोखा दे रही थी। 2022 में जब मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थीं, तो दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते थे। मुस्कान के अपार्टमेंट में ही उनकी मुलाकातें होती थीं, लेकिन अपार्टमेंट ओनर ने कई बार साहिल को वहां आते जाते देखा था और वो जानता था कि साहिल इसका हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सौरव को देख रखा था जब दोनों अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। यही वजह थी कि वो इस मामले को लेकर काफी सीरियस हो गया था। अपार्टमेंट ओनर के पास सौरव का नंबर था और जब सौरव वापस आया तो ओनर ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसकी बीवी से कोई शख्स मिलने आता है। एक बार जब सौरव की बेटी अपार्टमेंट में बहुत जोर जोर से रो रही थी और कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था, तो अपार्टमेंट ओनर मदद के लिए उनके घर की तरफ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने मुस्कान और साहिल को एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। ये देखकर ओनर गुस्से से आगा बबूला हो गया। मुस्कान ने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसके पति को कुछ न बताए, लेकिन ओनर ने सौरव को आकर सारी सच्चाई बता दी। अब सौरव के लिए मुस्कान के साथ रहना नामुमकिन था। कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी से इस तरह की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और 2021 से 22 के दौरान डिवोर्स फाइल भी कर दिया। लेकिन मुस्कान ने बहुत कोशिश की, माफी मांगी और ये वादा किया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। सौरव ने अपनी बेटी का भी सोचा और फिर मुस्कान को एक और मौका दे दिया, ये उम्मीद रखते हुए कि शायद मुस्कान सुधर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वापस लंदन गया, मुस्कान की हरकतें फिर से वैसी ही हो गईं। सौरव बहुत रेयरली इंडिया आता था, लेकिन इस बीच मुस्कान को उसकी कोई परवाह नहीं रही थी। उसकी बेटी जब घर पर नहीं होती थी, तब साहिल और मुस्कान फ्रीक्वेंटली इंटीमेट होते थे। ऐसा माना जाता है कि जब किसी औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही पति बन जाता है। यही सिचुएशन सौरव और मुस्कान के केस में भी थी। सौरव तब भी लंदन में था, लेकिन नवंबर 2024 से ही मुस्कान और साहिल ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली थी। उनका पहला प्लान था सौरव को खत्म करके उसे जमीन में गाड़ देना, ताकि किसी को शक भी ना हो, क्योंकि सौरव की खुद की फैमिली से बातचीत बहुत कम होती थी और मुस्कान के लिए यह कहना आसान था कि सौरव वापस लंदन चला गया। इसके लिए मुस्कान और साहिल ने अपने कुछ दोस्तों से बात करनी शुरू की, ये सोचकर कि शायद वो लोग उन्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का कोई आइडिया देंगे। उन्हें यह भी पता करना था कि क्लैश और डेड बॉडी को कितना गहरा गाड़ना सही रहेगा। एक बहाने से उन्होंने दोस्तों से पूछा कि अगर पूजा का कोई सामान गाड़ना हो तो उसे कितनी गहराई में दबाना चाहिए। दोस्तों ने बताया कि 1.5-2 फुट नीचे गाड़ना काफी होता है। लेकिन जब मुस्कान ने मजाक मजाक में ये पूछ लिया कि अगर किसी इंसान को मार के गाड़ना हो तो, तब उसके दोस्त गुस्से में आ गए और मुस्कान पर भड़क गए। मुस्कान ने तुरंत बात को घुमा दिया, लेकिन उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। धीरे धीरे उनकी प्लानिंग आगे बढ़ती गई। 2025 की शुरुआत में ही सौरव ने मुस्कान को बताया कि वो 25 फरवरी को उसके बर्थडे पर आने वाला है और इसीलिए वो 24 फरवरी को इंडिया पहुंच जाएगा। यहीं से मुस्कान के दिमाग में उसके मर्डर की प्लानिंग और तेज हो गई। जैसे जैसे डेट पास आ रही थी, मुस्कान और साहिल की साजिश भी और डिटेल में तैयार होती जा रही थी। मुस्कान ने तो ये तक कह दिया था कि हमें मिलकर सौरव का वध करना है। हालांकि साहिल चाहता था कि मुस्कान खुद ये करे, ताकि ये सच में वध कहलाए। आखिरकार 22 फरवरी को मुस्कान मेरठ के शारदा रोड पर गई और वहां से 2 बड़े बड़े नाइफ खरीदे, जो किसी इंसान को मारने के लिए काफी थे। जब दुकानदार ने पूछा कि इतने बड़े नाइफ क्यों चाहिए,
तो मुस्कान ने बहाना बना दिया कि उसे चिकन वगैरह काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने इसका रेट 800 रुपये बताया और मुस्कान ने बिना किसी नेगोशिएशन के पूरे पैसे देकर नाइफ खरीद ली और घर आ गई। लेकिन मुस्कान जानती थी कि सौरभ को मारने से पहले उसे बेहोश करना पड़ेगा। इसीलिए 23 फरवरी को उसने मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर से एंजाइटी की दवा लेने के लिए मुलाकात की। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां लिखकर दे दी जो आमतौर पर एंजाइटी पेशेंट्स को दी जाती हैं ताकि उनका दिमाग शांत रहे और वो गहरी नींद ले सके। घर पहुंचकर मुस्कान ने गूगल पर और भी स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स सर्च किए जिससे सौरभ लंबे समय तक बेहोश रह सके। फिर उसने उन्हीं दवाइयों के नाम उसी पर्चे पर लिख लिए जो डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर डॉक्टर की लिखी दवा होगी तभी वो इसे आसानी से ले पाएगी। अब मुस्कान पूरी तरह तैयार थी। मुस्कान खुद ही उन दवाइयों के नाम लिखती है और फौरन जाकर मेडिकल स्टोर से वो सारी दवाइयां खरीद लाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। 24 फरवरी का दिन आता है जब सौरभ वापस मुस्कान के पास लौटता है। मुस्कान ने अपनी प्लानिंग पहले से ही बहुत सॉलिड कर रखी थी। उसने उसी रात एक ड्रिंक तैयार की जिसमें उसने वो सेडेटिव्स मिला दिए थे। उसे यकीन था कि सौरभ इसे पीते ही बेहोश हो जाएगा और फिर वो अपना अगला कदम उठा सकेगी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मुस्कान ने सोचा भी नहीं था। सौरभ ने ड्रिंक लेने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से मुस्कान का पूरा प्लान उस वक्त फेल हो गया। अब उसे बस अगले सही मौके का इंतजार था। कुछ दिनों बाद नई तारीख तय की गई, 3 मार्च। इस दिन उनकी बेटी का आखिरी एग्जाम था और फिर मुस्कान उसे अपनी माँ के घर छोड़ने वाली थी। आखिरकार 3 मार्च का दिन आता है। बेटी का एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान उसे अपने पेरेंट्स के घर भेज देती है। अब घर में सिर्फ मुस्कान और सौरभ रह गए थे। इस बारे में साहिल को भी पहले से मालूम था। प्लान के मुताबिक जैसे ही सौरभ किसी तरह सेडेटिव्स लेगा, मुस्कान साहिल को कॉल कर देगी। उसी शाम सौरभ अपने माँ बाप से मिलने गया। उसकी माँ ने उसके फेवरेट कोफ्ते बनाए थे। सौरभ उन्हें अपने अपार्टमेंट लाते हुए मुस्कान से कहता है, इन्हें गर्म कर लो, हम साथ में खाएंगे। मुस्कान को इससे अच्छा मौका और क्या मिलता। वो किचन में गई और कोफ्तों में सेडेटिव्स मिला दिए, फिर सौरभ को सर्व कर दिया। रात के 11:30 के आसपास सौरभ कोफ्ते खाता है। सिर्फ आधे घंटे बाद यानी 12 बजे के करीब उसे नींद आने लगती है। जैसे ही सौरभ गहरी नींद में जाता है, मुस्कान साहिल को फोन कर बुला लेती है। अब वो मोमेंट आ चुका था जिसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। मुस्कान ने वो चाकू निकाला जो उसने मार्केट से खरीदा था और साहिल को थमा दिया, लेकिन साहिल मना कर देता है। वो कहता है, अगर ये काम करना है तो तुम्हें खुद करना होगा। मुस्कान डर गई थी। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि अपने ही शौहर की जान ले सके, लेकिन साहिल उसके हाथों को पकड़कर उसे सपोर्ट देता है। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और चाकू सीधे सौरभ के सीने में उतर जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट था। सौरभ की चीखें बाहर न जाएं, इसके लिए कमरे का कूलर पहले से ही ऑन कर दिया गया था। लेकिन एक वार से सौरभ की जान नहीं गई। वो 3 बार सीधा दिल के पास वार करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ जाग चुका था और बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। सौरभ के मरने के बाद दोनों परेशान थे कि अब बॉडी का क्या करेंगे। उस वक्त तक ड्रम वाला आइडिया उनके दिमाग में भी नहीं था। साहिल ने सबसे पहले सौरभ की बॉडी को घसीट कर वॉशरूम में ले गया। वहां उसने उसके सिर और दोनों हाथों को अलग कर दिया, बाकी का धड़ वैसे ही रहने दिया। इसके बाद साहिल सौरभ के सिर और हाथों को एक बैग में डालता है और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ का धड़ बेड के बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसी बेड पर मुस्कान सोने की कोशिश करती है। लेकिन क्या कोई ऐसे माहौल में सो सकता है? उसके बिस्तर के नीचे ही उसके शौहर का कटा हुआ धड़ पड़ा था। घबराहट में रात के 3 बजे उसने साहिल को फोन किया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। इस पर साहिल उसे अपने घर बुला लेता है। रात बीत जाती है। अब अगला टास्क था बॉडी को ठिकाने लगाना। 4 मार्च सुबह 9 बजे मुस्कान एक ई रिक्शा लेती है और जली कोठी की तरफ जाती है। वहां सैफुद्दीन की दुकान पर एक वर्कर था, फरमान। मुस्कान उससे फेविकोल का ड्रम मांगती है। फरमान सवाल करता है, ड्रम किस लिए चाहिए? मुस्कान झूठ बोलती है, फसल स्टोर करनी है। फरमान को शक होता है।
अभी तो फसल का सीजन नहीं है। लेकिन मुस्कान जल्दी में थी। बस मुझे प्राइस बताओ। फरमान 1100 रुपये बताता है। बिना नेगोशिएशन किए मुस्कान जल्दी से ड्रम खरीदती है और सीधा अपने घर निकल जाती है। साहिल कुछ और सामान लेकर आता है जिसमें थोड़ा डस्ट और सीमेंट भी शामिल होता है। इसके बाद वो फिर से मुस्कान के अपार्टमेंट पहुंचता है जहां सौरव का शरीर पहले से ही पड़ा होता है। फिर साहिल अपने घर से उसका हाथ और सिर भी ले आता है। इसके बाद वो सबसे पहले ड्रम में डस्ट, सीमेंट और पानी मिलाकर उसे भरते हैं। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो सौरव के शरीर के टुकड़े उसी में डाल देते हैं। ये दिन था 4 मार्च। इसके बाद वो ड्रम को पूरी तरह से सील कर देते हैं और वहीं छोड़कर खुद घूमने निकल जाते हैं। ये सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। यहाँ तक कि घूमने का प्लान भी पहले से तय था। मुस्कान के अकाउंट में 80 से 90 हजार पड़े थे जो उसे सौरव ने भेजे थे। उन्हीं पैसों से दोनों पहले शिमला, फिर मनाली और फिर कसोल पहुंचते हैं। वहां वे पार्टी करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी बीच साहिल का बर्थडे भी आता है जिसके लिए मुस्कान एक केक ऑर्डर करती है, लेकिन वो ड्राइवर से सिर्फ वॉइस नोट के जरिए बात करती है, चैट नहीं करती। ट्रैवलिंग के दौरान सौरव की फैमिली उसे लगातार मैसेज कर रही थी, कब आओगे, इन्फ्लुएंशियल घर कब आ रहे हो। लेकिन सौरव का फोन मुस्कान के पास था और वो उसकी फैमिली से सौरव बनकर चैट कर रही थी। मुस्कान ने अपने घर में भी यही बताया था कि वो और सौरव हिमाचल घूमने गए हैं, लेकिन हकीकत में सौरव नहीं बल्कि साहिल उसके साथ था। फिर जब 17 मार्च को वे वापस मेरठ लौटते हैं तो देखते हैं कि ड्रम पूरी तरह से जम चुका था, सीमेंट पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। इसे डिस्पोज करने के लिए 4 मजदूर बुलाए जाते हैं, लेकिन वो भी इसे हिला तक नहीं पाते। अब मुस्कान को लगने लगता है कि वो इस सच को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाएगी। उसी रात 17 मार्च को करीब 10 बजे मुस्कान अपने घर वीडियो कॉल करती है और रोते हुए चिल्लाती है कि सौरव की फैमिली ने उसे मार दिया। लेकिन मुस्कान की फैमिली को शक होता है। अगर ऐसा हुआ था तो मुस्कान ने चिल्लाकर विरोध क्यों नहीं किया। मुस्कान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके घर वाले उसे समझाते हैं, तू चुपचाप हमारे पास आ जा, हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अगले दिन मुस्कान को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि मुस्कान कुछ छुपा रही है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो मुस्कान टूट जाती है और सब सच उगल देती है। वो सिर्फ अपने गुनाह कबूल नहीं करती बल्कि साहिल का भी नाम लेती है। असल में मुस्कान हमेशा साहिल से शादी करने की बात करती थी और साहिल जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन ये बात चौंकाने वाली थी कि साहिल से उसकी माँ के नाम पर चैट करने वाली खुद मुस्कान थी। साहिल के आसपास के लोग भी यही मानते थे कि वो ऐसा इंसान नहीं था। मीडिया उसे जिस तरह पेश कर रही थी, जादू टोने वाला इंसान, वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो भोलेनाथ का भक्त था, हल्का फुल्का नशा करता था और एक अच्छा आर्टिस्ट था। लेकिन उसने ऐसा कोई गुनाह पहले कभी नहीं किया था। असल में मुस्कान सौरव से तंग आ चुकी थी। वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और साहिल उसे एक नया ऑप्शन दिखा। लेकिन वो साहिल से शादी भी नहीं करना चाहती थी। अब सोचिए, अगर पुलिस इन्हें पकड़ न पाती तो क्या होता। अगर ये सौरव की लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते तो क्या साहिल को बाद में पता चलता कि मुस्कान उससे शादी नहीं करने वाली। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।